Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 2nd April 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल हियर यू विल सी इज इजरायली एयर स्ट्राइक डिस्ट्रॉयज ईरानियन कंसल्टेट इन सीरिया. अब देखिए, इसराइल की तरफ से यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं इसके कारण सीरिया में जो ईरानियन कंसल्टेट था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो एन इजरायली एयर स्ट्राइक हैज़ डिस्ट्रॉयड द काउंसलर सेक्शन इन ईरान्स एम्बेसी इन सीरिया. ईरान की जो एम्बेसी थी सीरिया में उसका जो काउंसलर सेक्शन था वो इस एयर स्ट्राइक की वजह से डिस्ट्रॉय होता है. ओके, इसके कारण वहाँ पर क्या होता है, जो ईरानियन मिलिट्री के सीनियर एडवाइजर्स थे उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है. सो सीरियन स्टेट्स मीडिया सेड ऑन मंडे द स्ट्राइक ऑन द ईरानियन कंसल्टेट बिल्डिंग could mark an escalation of the Israeli military's ongoing targeting of Iranian मिलिट्री. ओके, सो अभी हम यहाँ पे फर्दर देखें, अभी हमास और गाज़ा का जो मतलब हमास जो है गाज़ा में और इजराइल की हम बात करें तो अभी भी मतलब एक आपके लिए थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अभी कैसा क्या है. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारे अब एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड आर्टिकल. आप इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इस आर्टिकल में पमला एक्ट की. अभी पमला एक्ट क्या होता है? सो द पमला एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को कि वो चीज़ ना हो. मनी लॉन्ड्रिंग, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी मतलब हुआ आपका पैसा और लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कपड़े लॉन्ड्री के लिए, लॉन्ड्री का तो आपने नाम सुना होगा, मतलब किसी चीज़ की धुलाई करना, उसे क्लीन करना. ठीक है, इतना काम हुआ, आपको समझ में आया? मतलब यहाँ पर हम मनी, कैसा मनी, आपका जो ब्लैक मनी है. अभी ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है? ब्लैक मनी ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपने कोई ऐसा इलीगल काम किया है, जैसे गोल्ड है आपके पास कहीं से, बहुत सारा गोल्ड है जो कि आपने इलीगली यहीं पर अपने पास रखा हुआ है, उसके तहत आपके पास क्या बहुत सारा पैसा आ गया जिसका कोई लेखा जोखा हमारे पास कोई डिटेल्स पेपर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होता है, आपका ब्लैक मनी हुआ. उस ब्लैक मनी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाइट में कन्वर्ट करना है हमें. उसे क्या बनाना है, पहले वो इलीगल उसे लीगल बनाना है, तो हम उसे वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीज़ ब्लैक थी उसे वाइट कर रहे हैं, मतलब उसकी धुलाई कर रहे हैं. इट मीन्स आप उस चीज़ को क्लीन कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा. अब एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये जो एक्ट पमला एक्ट आया था इसकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें इस आर्टिकल को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहला तो यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ है कि ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए. उसके बाद इसका इनैक्टमेंट की बात की गई है और इस एक्ट के कारण यहाँ पे जो बेल प्रोविजन है इसकी यहाँ पर बात की गई. तो इसमें आपके टोटल 3 पार्ट्स हैं. पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं. 1988 में पहले क्या हुआ था, मतलब 1988 की बात करते हैं. यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर जो आपका इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, है ना, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, इसके अगेंस्ट में कन्वेंशन लेकर आए थे कि हमें ड्रग ट्रैफिकिंग को क्या करना है, रोकना है. ये कब हुआ आपका 1988 में. सो ये यू विल सी द यूनाइटेड नेशंस टुक सीरियस नोट ऑफ दिस एंड इन 1988 हेल्ड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. ओके, जो आपके नार्कोटिक ड्रग है और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, इनकी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है इसके अगेंस्ट में एक कन्वेंशन को लेकर आया गया. उसी के चलते आप हियर यू विल सी दैट इन 1989 यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है, आपका FATF को यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, FATF इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पे जो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रॉब्लम है इसको क्या कर सके, एग्जामिन कर सके. और हम ये जो आपकी बॉडी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, वो यहाँ पर हमें कुछ मेजर्स को रिकमेंड कर सके जिससे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग और इन सारी प्रॉब्लम से क्या कर पाए, छुटकारा हमें मिल सके, हम इस चीज़ को मतलब टैकल कर पाए. ओके,
ओके। इसी के चलते इन 1990, यहाँ पे 1990s की बात करते हैं, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन। फिर 1990 में क्या होता है, जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करती है जिसका नाम होता है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, विच कॉल्ड अपॉन ऑल मेंबर कंट्रीज टू इनेक्ट सुटेबल पीस ऑफ लेजिस्लेशन टू इफेक्टिवली प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी। तो मतलब पहले यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का अगर बात करते हैं तो ड्रग के थ्रू यहाँ पर जो मनी आ रही है, ड्रग मनी, इसकी जो लॉन्ड्रिंग की जा रही है, इसको प्रिवेंट करने के लिए जनरल असेंबली ने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन यहाँ पर 1990s में यूएनएससी ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। उस रेजोल्यूशन का नाम था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें उन्होंने यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे उनसे क्या किया, एक तरीके से रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं आप, यहाँ पर ये कहा सारी कंट्रीज मेंबर को कि आप कोई एक ऐसा लेजिस्लेशन अपने नेशन में लेकर आइए, हर एक अपने स्टेट में, जिससे कि हमें जो ड्रग मनी है इसको इसकी जो लॉन्ड्रिंग की जा रही है इसको हम प्रिवेंट कर सकें। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। इसी के चलते इंडिया में हमने, इंडियन पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को यहाँ पर इनेक्ट किया और ये 2005 में आपका इफेक्ट में आता है। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर जैसे पमला एक्ट है, पमला एक्ट की बात करते हैं, ये पहले ये रेजोल्यूशन आया था 1990s की हम बात करते हैं, 1990 में ये रेजोल्यूशन आया और उसके चलते यहाँ पर क्या होता है, हमने पमला एक्ट को यहाँ पर अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर स्टेट्स की बात आ जाती है कि हम क्यों इस एक्ट को अपनी स्टेट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए, आर्टिकल 253, you have to remember this article. The PAMLA was enacted by India's parliament under article 253, which empowers it to make laws for implementing the international convention। यहाँ पर आर्टिकल 253 क्या करता है, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है और उसके तहत आप कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो आप ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट यहाँ पर ऐसे लॉज को लेकर आ सकती है, ऐसे यहाँ पर मतलब कि एक्ट वगैरह बना सकती है। सो दिस आर्टिकल इंडिकेट्स दैट अ लॉ Parliament makes to implement any decision of an international body will be confined to the subject matter of that decision. Item 13 in the union list। अब देखिए आइटम जो हमारा 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, उसमें जो हमारा आइटम 13 है उसका 7 ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिक ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पर हमारा ये बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन है 7 शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट के 30 आइटम में। So, thus the law of money laundering enact under Article 253 and Item 13 of the Union list in the context of UN resolution refer to the anyone can only be a drug money। Okay, लेकिन अगर हम पमला की बात करते हैं, इसमें मेनली जो ड्रग मनी था उसकी बात की गई थी कि जो ड्रग मनी है उसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं लॉन्ड्रिंग से। लेकिन हमारे यहाँ जो पमला एक्ट है उसके वी टॉक अबाउट दिस, तो इसमें यहाँ पे वेरियस यहाँ पे आपका ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जितने भी यहाँ पे इलीगल वर्क के थ्रू आपका करप्शन के थ्रू पैसा आ रहा है उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए पमला एक्ट के तहत यहाँ पर किसके पास पावर होती है कि आप यहाँ पर क्या कर सके, जो भी पर्सन के ऊपर यहाँ पर पमला एक्ट के उसमें चार्जेस लगते हैं, तो यहाँ पर कौन आपका चार्ज होता है, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टरेट। तो आपको ईडी के बारे में पता है, तो ईडी के पास यहाँ पर आपकी स्पेशल पावर होती है जिनका काम यही होता है कि जो पमला एक्ट है ना, और तो इसके तहत वो क्या कर सके, यहाँ पर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो इतने केसेस आ रहे हैं, आप सभी को पता है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर अरेस्ट किया गया और ये सारी चीजें हैं, तो ये इसी के चलते यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या आ जाती है पमला एक्ट की, तो पमला एक्ट का जो बेल प्रोविजन है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है। उसमें एक्चुअली ये कहा गया है, पमला एक्ट का जो सेक्शन 45 है, इट सेज कि यहाँ पर मेनली 2 तरीके से बेल हो सकती है। क्या कि जिस पर्सन के ऊपर चार्जेस लगे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यहाँ पर चार्जेस लगे हैं तो उन्हें प्राइमा फेसी में आकर खुद को क्या करना होगा, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना होगा। ठीक है, अब पमला एक्ट में एक्चुअली होता ये है कि इनके पास, ईडी के पास ये पावर होती है कि चार्जशीट का यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, लाइक वो मतलब इतनी जल्दी चार्जशीट यहाँ पर रेडी नहीं की जाती। अब जब पर्सन के पास चार्जशीट ही नहीं होगी, उनके
जिस पर्सन के ऊपर, जैसे कि हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। अब उनके पास चार्जशीट नहीं है, उनके ऊपर क्या क्या आपके एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी यहाँ पर क्या क्या केसेस बन रहे हैं, सारी चीजें हैं। जब उनके पास वो चीजें ही नहीं होंगी तो वो अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव करेंगे? और उस पर्सन को ही क्या करना होगा, खुद को इनोसेंट प्रूव करना है, ओके। पहली चीज तो ये पहला प्रोविजन ही हुआ। सेकंड, यहाँ पर उस पर्सन को ये इंश्योर करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर बेल मिल जाती है तो उसे दैट मैन हैव टू इंश्योर दैट आफ्टर रिलीज, यहाँ पर जब वो रिलीज हो जाएगा तो फिर से वो ऐसा कभी कोई काम नहीं करेगा। सो देखिए, हम कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा और हम इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? सो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट है। तो एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिमांड की थी इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए, बट पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ अमेंडमेंट इसको फिर से किया और जो भी प्रोविजंस थे उसे रिस्टोर किया। और अभी जो 2022 का जो फिर से सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर 3 जजेस की बेंच ने यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट्स थे उसको अपहेल्ड किया, ओके। तो आई होप आपको अभी ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। एक बार हम इस आर्टिकल 253 के बारे में देख लेते हैं। सो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द लॉ टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इट स्टेट द पार्लियामेंट हैज अ पावर to make laws for the whole or any part of the country for carrying into effect the agreements with one or more countries। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन मतलब हम इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, उन्हें इफेक्ट में लेकर आना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को यहाँ पर इफेक्ट देने के लिए इसके तहत आप लॉ लेकर आ सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। सो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड एज द इलीगल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मनी जनरेटेड थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब हमने वो मनी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट किया है उसे हम क्या करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, terrorist funding appears to have come from legitimate source. The money from criminal activities is considered dirty. अब जो यहाँ पर criminal activities के थ्रू हमने मनी को कलेक्ट किया है वो तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डर्टी उसे हम कंसिडर करेंगे। एंड लॉन्ड्रिंग प्रोसेस मेक इट लुक क्लीन। लेकिन जब ये लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस होती है तो इससे क्या होता है, आपका जो पैसा होता है क्लीन दिखाई देता है, ओके। सो यहाँ पर पमला एक्ट की बात करते हैं। सो एनडीए गवर्नमेंट ने इन 2002 में इस एक्ट को पास किया था और ये लॉ कब बना था, 1 जुलाई 2005 को। इट हैज अ ब्लैंकेट पावर असाइन टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहाँ पर ईडी के पास पूरी पावर है कि अंडर पमला फॉर सीजिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, सर्चिंग एंड अटैचिंग एसेट्स। तो ईडी यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी चीज जिसके ऊपर यहाँ पर चार्जेस लगाए गए उनकी कोई भी चीज को सीज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सर्च यहाँ पर सारी चीजों को कर सकते हैं, ओके। सो इंट्रोड्यूस ड्यू टू इंडियाज कमिटमेंट एट द वीना कन्वेंशन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो वीना कन्वेंशन था इसमें हमारा कमिटमेंट था, तो इस चीज में हमने ये कहा था कि हम भी मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्बैट करेंगे। ऑब्जेक्टिव की हमने बात कर ही ली है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, to confiscate and seize the property obtained from the laundered money, to deal with any other issue connected with the money laundering in India। 2012 में इसमें अमेंडमेंट किया होता है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट ऐड करता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी विच वुड इंक्लूड अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरी एटसेट्रा। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिपोर्टिंग एंटिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पर ऐड किया जाता है, okay। So I hope this one is clear to you. Now the next article is AI in election, the good and the bad, the bad and the ugly। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे और इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं आपको यहाँ पर डेली यहाँ पर पढ़ने ही पड़ेंगे। सो अब ये बात की जा रही है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे सोशल मीडिया एंड कैंपेन, ओके। आर्टिफिशियल का यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है किसमें, इलेक्शन में, ओके। ये तो होगा ही, ऑफ कोर्स इट्स नोन। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है इन 2014, हियर यू विल सी, इन 2014 जो इंडिया इलेक्शन था उसको यहाँ पर फेसबुक इलेक्शन की तरह रेफर किया जाता था, मतलब सोशल मीडिया इलेक्शन की तरह। मतलब फेसबुक में हमने पेजेस बनाए और इसमें पूरी स्पेंडिंग वगैरह की गई फेसबुक में बहुत ज्यादा, और सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना क्या कर रही थी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें कर रही थी। तो जो 2014 का इलेक्शन था उसे सोशल मीडिया इलेक्शन कहा गया। सेकेंड यहाँ पर यू विल सी, फिर हम बात करते हैं 2019 के जनरल इलेक्शन की, तो इसे फर्स्ट व्हाट्सएप इलेक्शन कहा गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें हमने क्या किया था,
इवन जो इलेक्शन है नाइजीरिया, ब्राज़ील और कुछ इंडियन स्टेट्स में भी यहाँ पे व्हाट्सएप का जो मैसेज था मतलब उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं 2024 की। तो इस इलेक्शन को कहा जा रहा है कि इट विल बी अ AI इलेक्शन। लेकिन ये जो AI है ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। जहाँ इसके गुड साइड्स हैं उसके साथ साथ इसके हमें बैड साइड्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। लाइक गुड साइड्स की बात करते हैं तो गुड साइड में हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब कि मिल सकती है। लाइक हम डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम इसका बैड साइड देखते हैं तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी है। अब यहाँ पर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने कहीं पर स्पीच दी, ठीक है, स्पीच दी। अब इसके पहले एक गुड साइड, इसी चीज़ से आपको एक गुड और इसका जो बैड साइड है हम दोनों देखेंगे। उन्होंने स्पीच दी, अब हमने AI के थ्रू क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में स्पीच दी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सदर्न स्टेट्स के लोग जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस के जो लोग हैं जिनको हिंदी मान लो अच्छे से नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो वो समझ नहीं पा रहे। तो लेकिन हमने क्या किया, AI का यहाँ पर यूज़ किया और उनकी रीजनल लैंग्वेज में उस स्पीच को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा गुड साइड की, मतलब सारे लोगों तक यहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज में वो बात पहुँच रही है। इसका अगर हम बैड साइड देखते हैं तो आप सभी को पता है यहाँ पर डीप फेक के बारे में हमने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी के बारे में यहाँ पर कोई फोटो रिलीज कर दी, कोई फेक फोटो रिलीज कर दी, या फिर उनका कोई ऑडियो यहाँ पर जो डबिंग, आपका आजकल कितना ज़्यादा यहाँ पर डबिंग की जा रही है, वेरियस यहाँ पे वेबसाइट्स आ रही हैं जिसके थ्रू आप ऑडियो को डब कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके का कोई वीडियो यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब सोचिए अगर वो इंसान गलत नहीं भी होगा तो भी वो गलत हो जाएगा। ये सब एक एग्जाम्पल था, अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यू विल सी। लाइक US में यहाँ पर आप बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कि a few months ago a AI created image of Donald Trump's arrest went viral। इसमें क्या हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रम्प है तो उनका एक AI से जनरेटेड क्या हुआ, एक पिक्चर रिलीज हुआ कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब सोचिए अगर ये पिक्चर इलेक्शन के एक दिन पहले हो जाए, रिलीज हो जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि हमें क्या करना होगा, AI की जहाँ पर हमारे पास गुड यहाँ पर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ इसके बैड साइड्स भी हैं। तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हमें इनसे क्या करना होगा, डील करना होगा। गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज 2 states a comparison on access to life saving C-section। अब देखिए, जब विमेंस की यहाँ पर विमेन की डिलीवरी होती है तो ये 2 तरीके से होती है। एक होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी और दूसरा होता है आपका C-section, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरियल सेक्शन। आपका यहाँ पर C-section ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू होता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आपका जो वेजाइनल पार्ट होता है वहां से डायरेक्ट बेबी आपका बाहर आता है। C-section में यहाँ पर आपका जो स्टमक होता है एंड यहाँ पर आपका कट लगाया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, बच्चा डायरेक्टली पेट से बाहर आता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब ये C-section कब किया जाता है, कभी कभी यहाँ पर बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जहाँ पर हमें ये C-section को परफॉर्म करना पड़ता है। बट अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ, IIT मद्रास का यहाँ पर एक डेटा पब्लिश हुआ, एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु में ये जो C-section है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अब आपका बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है। एन एसेंशियल मेडिकल इंटरवेंशन दैट कैन सेव लाइव्स व्हेन वेजाइनल डिलीवरीज आर रिस्की। कभी कभी यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरी और वेजाइनल डिलीवरीज होती हैं बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। इसके लिए यहाँ पर हम क्या लेकर आए थे, C-section लेकर आए गए थे, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। इसमें 2 स्टेट का यहाँ पर कंपेरिजन है, छत्तीसगढ़ का और तमिलनाडु का। तो यहाँ पर देखिए C-section की बात करते हैं, इसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें विमेन का जो एब्डोमेन होता है उससे डायरेक्टली बच्चे को यहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है। अब एक्चुअली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि C-section का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। कैसे मिसयूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप C-section परफॉर्म करते हैं स्पेशली इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो इसके यहाँ पर आपको अलग से पैसे मिलते हैं, मतलब इसके जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर जो गवर्नमेंट कोई भी पर्सन है, मतलब जो डॉक्टर है, XYZ डॉक्टर है, अगर वो C-section परफॉर्म करता है तो उसके यहाँ पर अलग चार्जेस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है, लेकिन उसकी जो है पैसे उसमें से इंक्लूड होते जाते हैं। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही देखिए, एक आपका एक नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल है, दूसरा हमने कोई जिसका बहुत बड़ा नाम है उस हॉस्पिटल का। अब दोनों में ही क्या सेम प्रोसीजर है,
सी सेक्शन हो रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल का जो प्राइस है, अगर ये यहाँ पर 20,000 में डिलीवरी हो रही है तो सेम XYZ हॉस्पिटल में यहाँ पर 1 लाख रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए लग रहे हैं, 3 लाख रुपए लग रहे हैं, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये जो कंपैरिजन, इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए ये एक लाइफ सेविंग चीज थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिर्फ इलीट क्लास ही इसको क्या कर पा रही, एक्सेस कर पा रही है। जो हमारी सोसाइटी के जो पुअर पर्सन है उस चीज को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसको सच में इसकी जरूरत है वो लोग भी इस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए टोटली यहाँ पर देखा जाए तो ये कहा जाता है एक स्टडी के थ्रू कि जो सी सेक्शन है इसका जो डेटा है वो 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 20 से 30% तक एक्सीड हो रहा है। यहाँ पर सी सेक्शन बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली परफॉर्म किया जा रहा है बाय द वेरियस डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स, हियर यू विल सी। ओके, आई होप ये आपको अब क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल्स, यहाँ पर आपके पास कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं लाइक हीट वेव कंडीशंस लाइकली ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन वॉन्स IMD। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल और मई की बात की जा रही है कि जो हीट वेव है इसमें यहाँ पे वार्निंग दे दी गई है कि हीट वेव की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। सो अभी यहाँ पर एडवाइजरीज हैव बीन इशूड टू द इलेक्शन कमीशन दैट स्टेट टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, कि यहाँ पर स्टेट्स क्या करें, एडिक्वेट प्रिकॉशंस लें, क्योंकि हीट वेव का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में तो हीट वेव का जो नॉर्मल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है इट विल बी 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इससे ज़्यादा भी जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे वल्नरेबल रीजन है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, केरल की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नदन जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो ये भी अब क्या है, क्लाइमेट चेंज के ये जो आपका हीट वेव्स है इससे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, वल्नरेबल है और इनका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। ओके, सो इलेक्टर्स आर एडवाइज टू कैरी वेट टॉवल। तो अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन गर्मी में ही है, आपको पता है डेट आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, तो यहाँ पर जो लोग ड्यूटी में हैं, आप सभी को पता है कितने सारे लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगती है, तो उनसे एडवाइस किया जा रहा है कि अपने पास अपने आप को डिहाइड्रेशन से आपको प्रोटेक्ट करना है। विमेन्स को स्पेशली यहाँ पर जो विमेन इलेक्टर्स हैं उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने साथ बच्चों को यहाँ पर बूथ में लेकर ना जाएं, क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। Okay, so given that Lok Sabha election is held in the summer month, these are routine advisory sent to election commission to its officials. Okay, so I hope आपको ये clear होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। इन एन ऑल टाइम हाई डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्रॉस 21,000 करोड़ रुपीज। अब ये आप देखेंगे कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कितना हो चुका है, 21,000 करोड़ रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो द फिगर इंडिकेट दैट डिफेंस एक्सपोर्ट हैड ग्रोन बाय 31 times in the past 10 years compared to financial year 2013 and 14. द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि डिलाइटेड टू इन्फॉर्म दैट डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव स्केल टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स एंड क्रॉस 21,000 करोड़ रुपीज मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं कि हमने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है हमारे डिफेंस सेक्टर में। ओके, सो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव रीच द लेवल ऑफ 21,083 crore rupees in the financial year 23 and 24, which is a spectacular growth of 32.5% over the प्रीवियस फिजिकल। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए अपडेट था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही चीजें थी। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना और एक कॉमेंट करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।